कहते हैं कि बचपन की यादें कभी पुरानी नहीं होती। वे हमें उस दौर में ले जाती हैं जहां मासूमियत होती है, खोज होती है और साथ ही कुछ ऐसे सच भी छिपे होते हैं जिन्हें समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। हार्पर ली की किताब टू किल अ मॉकिंग बर्ड हमें ऐसी ही एक दुनिया में ले जाती है। ये कहानी है एक छोटे से टाउन मैकॉम्ब, अलाबामा की। साल था 1930s का, वो दौर जब अमेरिका में नस्ल भेद और भेदभाव समाज की गहरी जड़ें बन चुका था। लेकिन ये कहानी सिर्फ समाज की सच्चाई नहीं है, ये कहानी है दो बच्चों, स्काउट फिंच और जेम फिंच की नज़र से उस दुनिया को देखने की जहां अच्छाई और बुराई साथ साथ सांस लेती हैं। और ये कहानी है उनके पिता एटिकस फिंच की, जो ईमानदारी, न्याय और इंसानियत का प्रतीक है। मैककॉम्ब का माहौल। मैककॉम्ब एक छोटा शांत सा टाउन था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, जहां जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती थी। लेकिन अंदर ही अंदर वहां एक जहर पल रहा था, जाति और रंग के आधार पर भेदभाव। स्काउट और जेम की जिंदगी भी इस टाउन के आसपास घूमती थी। वो खेलते, शरारत करते और अपने पड़ोसियों के रहस्यों को जानने की कोशिश करते। उनके लिए सबसे रहस्यमय शख्स था बू रैटली, एक ऐसा आदमी जो कभी घर से बाहर नहीं निकलता था, जिसके बारे में तरह तरह की डरावनी कहानियां टाउन में फैली हुई थी। बच्चों की जिज्ञासा उसे एक डरावने किरदार की तरह देखती थी, लेकिन असलियत बहुत अलग थी। एटिकस फिंच, सच्चाई का चेहरा। स्काउट और जेम के पिता एटिकस वकील थे। वे अपने बच्चों को हमेशा सिखाते थे कि असली हिम्मत बंदूक उठाने में नहीं, बल्कि सही चीज के लिए खड़े होने में है, भले ही पूरा समाज आपके खिलाफ क्यों ना हो। मैककॉम्ब के लोग एटिकस को इज्जत तो देते थे, लेकिन जब उन्होंने एक काले आदमी टॉम रॉबिन्सन का केस लेने का फैसला किया तो पूरा टाउन उनके खिलाफ खड़ा हो गया। क्योंकि उस दौर में काले और गोरों के बीच इक्वालिटी की बात करना गुनाह जैसा था। लेकिन दोस्तों, यही वो जगह है जहां से कहानी गहराती है। ये केवल एक ट्रायल की कहानी नहीं है, ये कहानी है इंसानियत और नफरत के बीच की लड़ाई की। ये कहानी है बच्चों की मासूम आंखों से समाज की सच्चाई देखने की। और ये कहानी है उस सवाल की कि क्या सचमुच न्याय सबके लिए बराबर है। स्काउट की नजर से पूरी कहानी स्काउट की आंखों से देखी जाती है। वो एक छोटी लड़की है, जिज्ञासु, बेबाक और निडर। स्काउट के जरिए हम मैककॉम्ब की गलियों में चलते हैं, बू रैटली के घर के रहस्यों में झांकते हैं और उस कोर्टरूम में पहुंचते हैं जहां इंसाफ और अन्याय आमने सामने खड़े हैं। टू किल अ मॉकिंग बर्ड सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमें यह सिखाती है कि सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। ये दिखाती है कि अच्छाई और बुराई दोनों इंसान के दिल में रहते हैं। और ये हमें याद दिलाती है कि असली हिम्मत वही है जब आप न्याय और इंसानियत के लिए खड़े हों, चाहे पूरा समाज आपके खिलाफ क्यों ना हो। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए सफर के लिए जहां हम स्काउट और जेम की आंखों से मैककॉम्ब को देखेंगे, एटिकस की ईमानदारी को महसूस करेंगे और ये समझेंगे कि क्यों टू किल अ मॉकिंग बर्ड आज भी दुनिया की सबसे गहरी और टाइमलेस कहानियों में से एक मानी जाती है। अगर ये शुरुआत आपको दिलचस्प लगी हो तो इस चैनल को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपने आखिरी बार कौन सी ऐसी कहानी पढ़ी थी जिसने आपको सोसाइटी के बारे में सोचने पर मजबूर किया। शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस जर्नी का हिस्सा बन सकें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले हिस्सों में हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे और इसके हर किरदार और हर घटना को डिटेल में जानेंगे। स्काउट और जेम अपनी गर्मियों की छुट्टियां डिल के साथ बिताने लगे थे। डिल की कल्पना शक्ति और उसकी नटखट बातें उनके दिनों को और भी रोमांचक बना देती थी। तीनों बच्चों का सबसे बड़ा मनोरंजन पड़ोस के उस रहस्यमयी घर के इर्द गिर्द घूमता था जिसे सब रैडली प्लेस कहते थे। उस घर में बू रैटली नाम का आदमी रहता था, या शायद कैद था। किसी ने उसे सालों से बाहर आते नहीं देखा था। मैककॉम्ब की गलियों में बू की कहानियां किसी लोक कथा की तरह घूमती थीं। कोई कहता बू रात को निकलकर पेड़ों में झूलते परिंदों को मार देता है,
कोई कहता उसने अपने पिता पर हमला किया था, तो कोई कहता वो पागल है और उसे घर के भीतर बंद रखा गया है। बच्चों की जिज्ञासा ने बू को एक डरावना किरदार बना दिया था। डिल की जिज्ञासा तो सबसे ज्यादा थी। एक बार उसने जेम को चुनौती दी कि वो जाकर बू रैडली के दरवाजे को छू कर दिखाए। जेम ने हिम्मत दिखाई, धीरे धीरे गया और जैसे ही उसने गेट को छुआ, तीनों ऐसे भागे मानो कोई भूत उनका पीछा कर रहा हो। उनके दिल की धड़कनें तेज थीं और आंखों में डर और उत्साह दोनों चमक रहे थे। दिन बीतते गए और उनकी उत्सुकता बू रैडली को लेकर और बढ़ती गई। एक दिन स्काउट और जेम ने देखा कि बू के रैडली के घर के बाहर एक पुराने पेड़ की दरार में किसी ने कुछ रखा है। उत्सुकता से स्काउट ने उसे निकाला। वो एक चॉकलेट का टुकड़ा था। कुछ दिन बाद उसी जगह 2 पुराने सिक्के मिले, फिर एक दिन छोटे छोटे खिलौने। स्काउट और जेम चकित थे। ये सब वहां कौन रख रहा है? डिल को पूरा यकीन था कि ये बू रैडली ही कर रहा है। स्काउट और जेम भी धीरे धीरे मानने लगे कि शायद बू उतना डरावना नहीं है जितना लोग बताते हैं। एटिकस फिंच, उनके पिता, बच्चों की इन हरकतों को चुपचाप देखते थे। वे जानते थे कि बच्चे मासूमियत में बू रैडली को एक खेल समझ रहे हैं, लेकिन वे चाहते थे कि स्काउट और जेम इंसानों को एक अलग नजरिए से देखना सीखें। उन्होंने स्काउट को एक दिन समझाया कि अगर तुम किसी इंसान को समझना चाहती हो तो उसकी जगह पर खड़े होकर उसकी नजरों से दुनिया देखनी होगी। ये एटिकस का पहला बड़ा सबक था, एम्पैथी, यानी दूसरों की भावनाओं को समझना। स्काउट को यह बात उस समय पूरी तरह समझ में नहीं आई, लेकिन कहीं गहराई में वो महसूस करने लगी कि बू रैडली सिर्फ एक डरावना नाम नहीं, बल्कि एक इंसान है जिसकी अपनी कहानियां और दर्द होंगे। जेम भी अब पहले जैसा निडर खेल खेलने से हिचकने लगा था। फिर भी उनकी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई थी। वे अक्सर बू के बारे में बातें करते, नए नए गेम्स बनाते। कभी जेम बू बन जाता, कभी डिल उसके परिवार का किसी सदस्य का अभिनय करता, स्काउट नरेशन करती। ये सब उनके लिए एडवेंचर था, लेकिन एटिकस के लिए ये बच्चों की मासूम कल्पनाओं से आगे बढ़कर एक मॉरल लेसन की शुरुआत थी। मैककॉम का ये टाउन बाहर से शांत दिखता था। उसकी गलियां गर्मी की धूप में चमकती, लोग वेरांडा पर बैठकर बातें करते, बच्चे खेलते, लेकिन इस टाउन की हवा में एक अनकहा तनाव तैर रहा था। रंग और जाति का भेदभाव हर जगह मौजूद था, भले ही बच्चों को अभी इसका पूरा अंदाजा नहीं था। उनके लिए बू रैडली रहस्य था, लेकिन धीरे धीरे वो उस बड़े सच के करीब पहुंचने वाले थे जो सिर्फ एक पड़ोसी के रहस्य से कहीं ज्यादा गहरा और दर्दनाक था। उस पेड़ की दरार में मिलने वाली छोटी छोटी चीजें बच्चों के लिए किसी जादू की तरह थीं। जेम और स्काउट वहां बार बार झांकते, उम्मीद करते कि कोई नया तोहफा रखा हो। यह कनेक्शन उन्हें महसूस कराता था कि शायद बू उन्हें देखता है, शायद वो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन इस छोटे से जेस्चर से वो बच्चों से जुड़ना चाहता है। लेकिन ये मासूम खोज बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकी। एक दिन जेम और स्काउट ने देखा कि वो दरार किसी ने भर दी है, जैसे कि किसी ने जानबूझकर वो रास्ता बंद कर दिया हो। ये देखकर जेम बहुत देर तक चुप रहा। स्काउट ने पूछा कि क्या हुआ, तो जेम ने सिर्फ इतना कहा, मुझे लगता है ये सही नहीं हुआ। शायद पहली बार जेम ने बू के लिए सिंपैथी महसूस की थी। बच्चों की नजर में बू अब धीरे धीरे बदल रहा था। वो कोई राक्षस नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो कैद में था, अकेला था और किसी तरह कनेक्शन ढूंढ रहा था। एटिकस का दिया हुआ सबक, किसी की जगह खुद को रखकर देखो, अब जेम और स्काउट के भीतर अंकुर की तरह उगने लगा था। मैककॉम का यह रहस्य बच्चों के लिए रोमांच और डर दोनों था, लेकिन ये सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। आगे आने वाले समय में बू रैडली की छाया से कहीं बड़ा साया इस टाउन पर गिरने वाला था, और उसके केंद्र में होंगे एटिकस फिंच और एक ऐसा मुकदमा जो मैककॉम के हर घर की दीवारों में गूंजेगा। एटिकस फिंच मैककॉम में सम्मानित वकील थे, लेकिन उनके सामने एक ऐसा केस आने वाला था जो पूरे टाउन को हिला देगा। यह केस था टॉम रॉबिन्सन का। टॉम एक काला आदमी था जो शांत और मेहनती माना जाता था, लेकिन उस पर आरोप लगाया गया कि उसने एक गोरी लड़की मायाला यूएल के साथ बलात्कार किया।
उस दौर में यह आरोप सिर्फ आरोप नहीं था, बल्कि सामाजिक फांसी जैसा था। किसी भी काले आदमी पर ऐसी बात का आरोप लगना ही उसके खिलाफ फैसला तय कर देता था। एटिकस ने यह केस लेने का निर्णय किया, और यह वही बिंदु था जहां से फिंच परिवार की जिंदगी बदलने लगी। एटिकस जानते थे कि उन्हें गालियां मिलेंगी, लोग उनके बच्चों पर ताने कसेंगे और समाज उन्हें अलग थलग कर देगा। फिर भी उन्होंने ये केस लिया क्योंकि उनके लिए न्याय किसी जाति या रंग से बड़ा था। उन्होंने स्काउट और जेम से साफ कहा, अगर मैं ये केस नहीं लूंगा तो मैं अपने बच्चों की आंखों में कभी सीधे नहीं देख पाऊंगा, कभी उन्हें सिखा नहीं पाऊंगा कि सही और गलत क्या है। लेकिन मैकॉम का समाज इतना सरल नहीं था। जैसे ही लोगों को पता चला कि एटिकस एक काले आदमी का बचाव करने जा रहे हैं, टाउन में फुसफुसाहटें और फिर गालियां शुरू हो गईं। स्काउट जब स्कूल जाती तो उसके सहपाठी उसे चिढ़ाते, तुम्हारे पिता नीग्रो प्रेमी हैं। जेम को लड़ाइयों में कसीटा जाने लगा। स्काउट अक्सर गुस्से में पड़ जाती, लेकिन एटिकस ने उसे सिखाया कि अब शब्दों का जवाब लड़ाई से नहीं बल्कि धैर्य से देना चाहिए। उन्होंने कहा, यह मत भूलना कि बहादुरी का मतलब बंदूक पकड़ना नहीं, बल्कि तब खड़ा होना है जब तुम्हें पता हो कि तुम हार सकते हो, फिर भी सही के लिए लड़ना। टॉम रॉबिन्सन का केस धीरे धीरे टाउन की धड़कन बन गया। हर कोई इस पर चर्चा करता और ज्यादातर लोग पहले से तय कर चुके थे कि टॉम दोषी है। फिंच परिवार के खिलाफ माहौल बनने लगा। स्काउट और जेम की मासूमियत पहली बार समाज की कठोर सच्चाइयों से टकराने लगी। एटिकस का रवैया हालांकि अडिग रहा। उन्होंने अपने बच्चों को समझाया कि यह मुकदमा सिर्फ एक आदमी का नहीं है, बल्कि इंसाफ का मामला है। उन्होंने कहा, एक अदालत ही वो जगह है जहां हर इंसान को बराबरी का हक होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, गोरा हो या काला। इस बीच बच्चों का बू रैडली को लेकर रोमांच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वे अक्सर उसके बारे में सोचते, लेकिन अब उनका ध्यान धीरे धीरे पिता के संघर्ष पर ज्यादा केंद्रित होने लगा था। मैकॉम की गलियां अब पहले जैसी मासूम नहीं रहीं। अब उनमें तनाव, गुस्सा और भेदभाव की खटास घुल चुकी थी। स्काउट की जिज्ञासु आंखों ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया सिर्फ खेल और रहस्य की जगह नहीं है। जेम ने भी यह देखना शुरू किया कि बड़े लोग हमेशा न्यायप्रिय नहीं होते। डिल, जो हर गर्मियों में आकर उनके साथ बू की कहानियां गढ़ता था, अब इस मुकदमे की बातों से भी प्रभावित हो रहा था। एटिकस का शांत और उनका धैर्य उनके बच्चों के लिए सबसे बड़ा सबक था। वे जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं है। एक तरफ कानून था, लेकिन दूसरी तरफ समाज की गहरी जड़ें जमाए पूर्वाग्रह है। यह मुकदमा एटिकस को अकेला कर रहा था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर स्वीकार किया। मैकॉम के लोग चर्चाओं में बट गए। कुछ एटिकस की ईमानदारी की प्रशंसा करते थे, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें गद्दार की नजर से देखते थे। फिंच परिवार का हर दिन अब एक नई चुनौती बन गया था। स्काउट और जेम को अब समझ आ रहा था कि बू रैडली का रहस्य तो केवल एक कहानी थी, लेकिन उनके पिता जिस रास्ते पर चल रहे थे वो असली खतरे और सच्चाई से भरा हुआ था। और धीरे धीरे मैकॉम का यह मुकदमा सिर्फ अदालत की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहा। यह टाउन की हर गली, हर घर और हर दिल में गूंजने लगा। स्काउट और जेम अब बचपन की मासूमियत से आगे बढ़ रहे थे, और उनके सामने पहली बार इंसाफ और अन्याय की असली तस्वीर खुल रही थी। कोर्ट का दिन आखिरकार आ ही गया था। मैकॉम का हर व्यक्ति इस मुकदमे को देखने के लिए उत्सुक था। शहर की हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। अदालत का कमरा लोगों से खचाखच भर चुका था। काले लोग और गोरे लोग अलग अलग बैठे थे, और फिंच परिवार भी वहां मौजूद था। स्काउट और जेम अपनी मासूम आंखों से ये सब देख रहे थे। ये उनकी जिंदगी का पहला ऐसा अनुभव था जहां उन्होंने इंसाफ को शब्दों और गवाहियों के रूप में अनफोल्ड होते देखा। जज ने कार्यवाही शुरू की और सबसे पहले यूएल परिवार की गवाही ली गई। बॉब यूएल, मेला का पिता, गुस्से और नफरत से भरा हुआ गवाही देने खड़ा हुआ। उसने बिना झिझक टॉम रॉबिन्सन पर आरोप लगाया कि उसने बेटी के साथ जबरदस्ती की। बॉब के चेहरे पर घमंड और तिरस्कार साफ झलक रहा था। एटिकस ने क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू किया। उन्होंने बड़ी शांति से सवाल किए और धीरे धीरे ये बात सामने आई कि बॉब की गवाही में कई कॉन्ट्रडिक्शंस थे। लेकिन फिर भी कोर्टरूम में बैठी गोरी जनता की निगाहें टॉम को ही दोषी मान रही थीं। इसके बाद बारी आई मेला यूएल की। वो घबराई हुई और बेचैन लग रही थी।
उसने रोते हुए कहा कि टॉम ने उस पर हमला किया। उसकी आवाज में डर भी था और दबाव भी। एटिकस ने उससे सवाल पूछना शुरू किया। उन्होंने धीरे धीरे ये बात उजागर की कि शायद मेला अकेली थी, उसे किसी की कंपेनियनशिप की जरूरत थी, और उसने खुद टॉम को घर के भीतर बुलाया था। जब उसके पिता ने यह सब देख लिया तो उसकी शर्म और डर ने कहानी को बलात्कार के आरोप में बदल दिया। एटिकस ने बहुत काम और डिग्निफाइड तरीके से यह सब कोर्ट के सामने रखा, लेकिन मेकॉम का समाज सच देखने के लिए तैयार नहीं था। फिर आई टॉम रॉबिन्सन की गवाही। टॉम शांत, ईमानदार और सीधा साधा आदमी था। उसने कहा कि वो अक्सर मेला की मदद करता था क्योंकि उसे अकेलेपन और गरीबी में जीते देख उसे दया आती थी। उस दिन भी उसने उसकी मदद की थी, लेकिन अचानक मेला ने उसे गले लगा लिया। तभी उसके पिता आ गए और गुस्से में इस घटना को पूरी तरह से पलट दिया। टॉम की आवाज में डर भी था और सच्चाई भी। उसने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ उसकी मदद की। एटिकस ने फिर से सबूतों की तरफ ध्यान दिलाया। उन्होंने जूरी के सामने ये तर्क रखा कि टॉम का बायां हाथ बचपन में चोटल हो गया था और वो काम नहीं करता, जबकि मेला के चेहरे पर चोटें बाईं तरफ थीं जो केवल एक दाएं हाथ वाले आदमी से आ सकती थी। बॉब दाएं हाथ का था। यह साफ था कि टॉम निर्दोष है। लेकिन कोर्टरूम का माहौल भारी था। जूरी के लोग चुपचाप बैठे थे। स्काउट और जिम को लगता था कि अब सबको सच दिख चुका है और फैसला टॉम के पक्ष में होगा। जिम की आंखों में चमक थी, स्काउट उम्मीद से भरी हुई थी। एटिकस ने अपनी क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट दी। उन्होंने कहा, हमारा देश इस आधार पर बना है कि सभी लोग बराबर हैं। एक अदालत ही वो जगह है जहां अमीर, गरीब, गोरा, काला, सबको बराबरी का हक है। आपसे यही उम्मीद है कि आप इस सच्चाई को पहचानें और न्याय करें। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें गहरी ताकत थी। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। लेकिन मेकॉम का समाज इतना बदला हुआ नहीं था। नस्ल भेद की जड़ें इतनी गहरी थीं कि सच्चाई भी उन्हें हिला नहीं सकी। जूरी ने लंबी चर्चा के बाद अपना फैसला सुनाया, टॉम रॉबिन्सन दोषी है। यह सुनते ही कोर्ट रूम में हलचल मच गई। जिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार समझा कि न्याय हमेशा सच का साथ नहीं देता। स्काउट की मासूमियत पर यह फैसला एक गहरी चोट की तरह था। दिल रो पड़ा क्योंकि उसे यह अनजस्टिस सहन नहीं हो रहा था। एटिकस ने चुपचाप अपना सामान समेटा और बाहर निकलने लगे। कोर्ट रूम की बैल्कनी में बैठे काले लोग खड़े हो गए। उनमें से एक ने स्काउट से कहा, खड़े हो जाओ बच्ची, तुम्हारे पिता जा रहे हैं। यह उस सम्मान का प्रतीक था जो एटिकस ने अपनी ईमानदारी और साहस से कमाया था। बच्चों के लिए यह मुकदमा सिर्फ एक अदालत की कहानी नहीं रहा। यह उनके बचपन की मासूमियत से बाहर की दुनिया थी जहां इंसाफ हमेशा जीतता नहीं। जेम का विश्वास टूट चुका था। स्काउट उलझन में थी, लेकिन एटिकस का धैर्य अभी भी अडिग था। ट्रायल के बाद मेकॉम की गलियां और भी भारी हो गई। गर्मियों की हवा में एक तरह का बोझ था, मानो पूरे टाउन पर कोई अदृश्य साया छा गया हो। एटिकस फिंच का घर अब लोगों की नजरों में अलग सा बन गया था। कुछ लोग धीरे धीरे उनकी ईमानदारी की सराहना करते थे, लेकिन ज्यादातर ने उन्हें गद्दार की तरह देखना शुरू कर दिया। स्काउट और जेम के लिए यह बदलाव नया और अजीब था। स्कूल में स्काउट को अक्सर ताने सुनने पड़ते, तुम्हारे पापा निगरों के दोस्त हैं। जेम को भी लड़कों के बीच अपमान सहना पड़ा। दोनों बच्चे कभी कभी गुस्से में आकर जवाब देना चाहते, लेकिन एटिकस ने उन्हें सिखाया था कि गालियों का जवाब लड़ाई से नहीं बल्कि धैर्य से देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर हम दूसरों जितने नीचे गिरेंगे तो फर्क क्या रह जाएगा। टॉम रॉबिन्सन अब जेल में था। उसके परिवार पर दुख और अपमान का पहाड़ टूट पड़ा था। एटिकस ने बच्चों से साफ कहा कि उन्हें टॉम के प्रति दया और सम्मान रखना चाहिए क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन मेकॉम का समाज इतनी जल्दी सच नहीं मानने वाला था। कुछ दिनों बाद बॉब एविल, जो ट्रायल में बुरी तरह शर्मिंदा हुआ था, एटिकस से टकरा गया। उसने कोर्ट हाउस के बाहर थूक कर एटिकस का अपमान किया। स्काउट और जेम को गुस्सा आया, लेकिन एटिकस शांत रहकर सिर्फ इतना कहा कि अगर इससे उसे थोड़ी राहत मिलती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटिकस जानते थे कि नफरत से नफरत का जवाब देने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जेम अब बड़ा हो रहा था और उसके भीतर कड़वाहट बढ़ रही थी। वो स्काउट से कहा कि मेकॉम के लोग पाखंडी हैं।
वे चर्च में बराबरी की बातें करते हैं लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में काले लोगों को इंसान भी नहीं समझते। स्काउट उलझन में थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी ये समझने लगी कि समाज में अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ रहते हैं। फिर वो खबर आई जिसने फिंच परिवार को भीतर तक हिलाकर रख दिया। टॉम रॉबिन्सन ने जेल से भागने की कोशिश की और भागते समय गार्ड्स ने उसे गोली मार दी। एटिकस को खबर मिली और वह तुरंत हेलेन रॉबिन्सन, टॉम की पत्नी, को बताने गए। जेम और स्काउट के लिए यह घटना किसी सदमे से कम नहीं थी। जेम चुपचाप रहा, उसकी आंखों में गुस्सा और उदासी दोनों थे। स्काउट को पहली बार महसूस हुआ कि न्याय का पलड़ा कितना असमान हो सकता है। एटिकस ने बच्चों को समझाया कि टॉम ने हार मान ली थी। उसने सोचा कि कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें हर बार सही के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे लोग हमारे साथ हों या ना हों। ये उनके लिए, बच्चों के लिए एक और गहरा सबक था। इस बीच बॉब एविल की नफरत और बढ़ गई। उसने एटिकस और उनके परिवार से बदला लेने की ठान ली थी। वो टाउन में शराब पीकर घूमता और फिंच परिवार के खिलाफ जहर उगलता। एटिकस आउटवर्डली शांत दिखते थे, लेकिन जेम और स्काउट को महसूस होता था कि उनके पिता अब और सतर्क हो गए हैं। मेकॉम की गलियों में अब स्काउट की आंखों ने मासूमियत से कहीं ज्यादा देखना शुरू कर दिया था। बू रेडली का रहस्य अब पीछे छूट रहा था और उसकी जगह समाज का असली अंधेरा सामने आ रहा था। जेम अक्सर रात को सोचता कि क्या सचमुच दुनिया इंसाफी है। स्काउट उसके बगल में लेटकर एटिकस की आवाज याद करती, सही के लिए लड़ना ही असली हिम्मत है। टॉम रॉबिन्सन की मौत ने फिंच परिवार के बच्चों की जिंदगी में इनोसेंस का एक बड़ा हिस्सा तोड़ दिया था। अब उनके लिए ये सिर्फ बचपन की गर्मियां नहीं रहीं, बल्कि ऐसे अनुभव थे जिन्होंने उन्हें मैच्योरिटी की ओर धकेल दिया। बॉब एविल का अपमान ट्रायल में खुलकर सामने आया था। एटिकस ने पूरे टाउन के सामने उसकी गवाही को झूठा साबित कर दिया था। वो ये बात भूल नहीं पा रहा था और अंदर ही अंदर फिंच परिवार के खिलाफ जहर पालने लगा था। लोग उसे मजाक उड़ाकर बेकार शराबी कहते थे, लेकिन उसकी नफरत खतरनाक थी। स्काउट और जेम को अक्सर ये डर सताता था कि कहीं वो अपने गुस्से में कोई पागलपन न कर बैठे। स्काउट अब बड़ी हो रही थी, लेकिन उसकी मासूमियत पूरी तरह टूटी नहीं थी। वो अभी भी बू रेडली के बारे में सोचती थी। कभी कभी उसे लगता कि बू उनकी देखभाल कर रहा है, जैसे उस पेड़ की दरार में मिले छोटे तोहफे। जेम भी अब ज्यादा गंभीर हो चुका था। उसने एटिकस की बातें गहराई से आत्मसात करना शुरू कर दिया था। स्काउट अक्सर जेम को सोच में डूबा देखती और पूछती, क्या दुनिया सचमुच इतनी बुरी है? जेम जवाब देता, शायद दुनिया उतनी बुरी नहीं, लेकिन लोग उसे बुरा बना देते हैं। शरद हेतु के दिनों में टाउन में हलचल बढ़ी। स्कूल में बच्चों के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया जिसमें स्काउट को भी हिस्सा लेना था। वो प्रोग्राम में एक हैम की पोशाक पहनकर पहुंची जो मोटे कपड़े और तारों से बनी थी। जेम उसके साथ था। प्रोग्राम खत्म हुआ तो रात हो चुकी थी और दोनों अंधेरे में घर लौट रहे थे। रास्ता सुनसान था और केवल उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो एक सुनसान हिस्से में पहुंचे, अचानक उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। जेम ने फुसफुसा कर कहा, स्काउट, कोई हमारा पीछा कर रहा है। स्काउट ने अपनी पोशाक की वजह से सही से देखना मुश्किल पाया। कुछ ही पलों में अंधेरे से किसी ने उन पर हमला कर दिया। जेम ने स्काउट को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावर ताकतवर था। जेम का हाथ बुरी तरह मरोड़ गया और वो चीख पड़ा। स्काउट अपनी भारी पोशाक में संघर्ष करती रही, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि कोई और अजनबी वहां आ गया है। हमलावर, जो और कोई नहीं बल्कि बॉब एविल था, अब जमीन पर गिर चुका था। स्काउट और जेम को अंधेरे में किसी ने बचा लिया था। जेम बेहोश था और उसका हाथ टूटा हुआ था। स्काउट डरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि एक अजनबी आदमी उन्हें घर की ओर ले जा रहा है। जब वे घर पहुंचे, एटिकस और डॉक्टर तुरंत जेम की देखभाल में लग गए। स्काउट ने उस अजनबी को पहली बार साफ देखा। वो लंबा, दुबला पतला और शर्मीला सा आदमी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और संकोच था। स्काउट को तुरंत समझ आ गया, ये वही रहस्यमयी पड़ोसी था, बू रेडली। उस रात बू रेडली सचमुच उनके सामने था। वो कोई राक्षस नहीं था, नहीं डरावना। वो चुपचाप खड़ा था, जैसे किसी ने उसे बरसों बाद बाहर निकाला हो। उसने जेम की जिंदगी बचाई थी और स्काउट के लिए यह सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन था। बॉब एविल जमीन पर मरा पाया गया। शरीफ ने एटिकस से कहा कि बू ने बच्चों को बचाने के लिए यह किया।
एटिकस चिंतित थे कि कहीं बू को अदालत उन लोगों की नजरों में खड़ा ना होना पड़े, क्योंकि वो इतने सालों से दुनिया से अलग थलग था। शरीफ ने फैसला किया कि ये बात छिपा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सच बताना बू के लिए पाप होगा। उसे उजागर करना ऐसा ही होगा जैसे किसी मॉकिंग बर्ड को मार देना। स्काउट ने पहली बार इस वाक्य का गहरा मतलब समझा। मॉकिंग बर्ड किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो सिर्फ गाता है। बू भी वैसा ही था, मासूम, अलग थलग और दूसरों की मदद करने वाला। उसे समाज की नजरों में लाना उसके लिए सबसे बड़ी सजा होती। उस रात स्काउट ने बू को दरवाजे तक छोड़ा। उसने पहली बार बू की आंखों से दुनिया को देखने की कोशिश की। उसने समझा कि एटिकस सही कहते थे, किसी इंसान को समझने के लिए उसकी जगह पर खड़ा होना पड़ता है। स्काउट के लिए वो रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ थी। उसने अपने सामने बू रैडली को देखा था, वो आदमी जो बचपन से उसकी कल्पनाओं में भूत जैसा था, जिसकी कहानियां उसने जिम और डिल के साथ गढ़ी थीं और जिससे वो हमेशा डरती रही थी। लेकिन अब वही बू उनके सामने खड़ा था, चुप, शर्मीला और बेहद इंसानी। उसने जिम और स्काउट की जान बचाई थी। एटिकस और शेरिफ ने तय किया कि बू को अदालत में नहीं घसीटा जाएगा। सच तो ये था कि बू ने वही किया जो सही था, लेकिन उसे सार्वजनिक करना उसके लिए सजा से कम नहीं होता। स्काउट ने यह बात समझ ली थी। उसने शेरिफ की वो पंक्ति याद की कि बू को उजागर करना ऐसा ही होगा जैसे किसी मॉकिंग बर्ड को मारना। मॉकिंग बर्ड मासूम होता है, वो सिर्फ गाता है और दूसरों को खुशी देता है। बू भी वैसा ही था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस चुपचाप अपने दुनिया में रहा और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद की। जेम उस रात घायल था और बेहोश पड़ा रहा। डॉक्टर ने उसका हाथ ठीक किया, लेकिन उसके भीतर जो चोटें थीं उन्हें भरने में समय लगने वाला था। स्काउट उसके पास बैठी बू को देखती रही। बू कॉर्नर में खड़ा था, मानो वो किसी अनजान दुनिया में हो। स्काउट ने महसूस किया कि उसके भीतर कोई डर नहीं है, बल्कि एक अजीब सी शांति है। उसने सोचा, इतने सालों से लोग बू के बारे में तरह तरह की बातें करते रहे, उसे डरावना मानते रहे, लेकिन सच्चाई कितनी अलग निकली। सुबह होने से पहले बू ने इशारे से कहा कि अब वो अपने घर लौटना चाहता है। स्काउट ने उसका हाथ थामा और उसे दरवाजे तक ले गई। पहली बार उसने महसूस किया कि बू कितना अकेला है। उसकी चाल धीमी थी, उसकी आंखों में हिचक थी। जब स्काउट ने उसे उसके घर की दहलीज पर छोड़ा तो अचानक उसे समझ में आया कि यही वो पल है जब उसे एटिकस की सीख पूरी तरह समझ आई कि किसी इंसान को समझने के लिए उसकी जगह पर खड़े होकर उसकी नजरों से दुनिया देखनी चाहिए। स्काउट बू के दरवाजे पर खड़ी होकर मेकोम की गलियों को उसकी नजरों से देखने लगी। उसे वो सारी घटनाएं बू की नजरों से याद आईं। बच्चों का खेलना, उनके घर के बाहर शरारतें करना, पेड़ की दरार में छोड़े गए छोटे छोटे तोहफे, और आखिरकार वो रात जब उसने अपने चुप्पी तोड़कर जिम और स्काउट की जान बचाई थी। उसने महसूस किया कि बू हमेशा से मौजूद था, हमेशा उनकी देखभाल करता रहा, लेकिन समाज ने कभी उसे समझा ही नहीं। उसने डर की कहानियां गढ़ लीं, लेकिन सच तो ये था कि बू भी एक इंसान था, मासूम और संवेदनशील। स्काउट धीरे धीरे घर लौट आई। जेम अब भी सो रहा था और एटिकस उसकी चौकसी कर रहे थे। वो उसके पास बैठ गई। एटिकस ने धीरे से कहा, ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं स्काउट, जब तुम आखिरकार उन्हें देख पाते हो। ये शब्द स्काउट के दिल में उतर गए। उस रात स्काउट को लगा कि अब वो बच्ची नहीं रही। उसने पहली बार दुनिया को समझना शुरू किया था, ये दुनिया जिसमें अन्याय भी है और अच्छाई भी, नफरत भी है और इंसानियत भी। लेकिन बू रैडली की तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुपचाप सही काम करते रहते हैं, बिना किसी पहचान की चाह के। स्काउट ने जेम की ओर देखा और सोचा कि उनके बचपन की कहानियां अब पीछे छूट रही हैं। बू का रहस्य सुलझ गया था, मॉकिंग बर्ड का सबक उसके दिल में हमेशा के लिए अंकित हो चुका था। कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई थी। मेकोम की वो गलियों की मासूमियत जहां स्काउट और जेम ने खेला था, अब एक अलग ही रंग ले चुकी थी। उन्होंने अपने बचपन में डरावनी कहानियां गढ़ीं, रहस्यमयी पड़ोसियों पर कंजेक्चर किया, लेकिन समय ने उन्हें इंसाफ और अन्याय की
असली तस्वीर दिखा दी। बू रैडली का सच सामने आ चुका था। टॉम रॉबिन्सन की मौत उनके मासूम दिलों को तोड़ चुकी थी और एटिकस की अडिग ईमानदारी उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन चुकी थी। स्काउट ने उस रात महसूस किया कि उसकी मासूम दुनिया अब बदल चुकी है। बू, जिसे वो कभी राक्षस समझती थी, असल में एक रक्षक निकला। उसने समझ लिया कि दुनिया हमेशा उतनी सीधी नहीं होती जितनी कहानियों में दिखती है। कभी कभी अच्छे लोगों को भी समाज गलत समझता है। बू वही मॉकिंगबर्ड था जिसकी जान लेना एक पाप है। वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि बिना दिखावा किए मदद करता है। एटिकस की बातें स्काउट के कानों में गूंजती रहीं। सच्चा साहस ये नहीं है कि बंदूक उठाओ, सच्चा साहस ये है कि तब भी सही के लिए खड़े रहो जब तुम्हें पता हो कि तुम हार जाओगे। यही सबक जिम और स्काउट की आत्मा में गहराई तक उतर गया। एटिकस ने उन्हें सिर्फ कानून की किताब से नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी से ये दिखा दिया कि इंसाफ और इंसानियत किसी भी हालत में छोड़ी नहीं जानी चाहिए। मेकोम का समाज धीरे धीरे अपनी पुरानी धारणाओं में ही बंधा रहा, लेकिन स्काउट और जिम अब उस सोसाइटी को नई आंखों से देखने लगे थे। जिम ने पहली बार समझा कि लोग हमेशा न्यायप्रिय नहीं होते। स्काउट ने महसूस किया कि एम्पैथी यानी दूसरों की जगह खुद को रख कर देखना ही इंसानियत का असली रूप है। टॉम रॉबिन्सन निर्दोष था, फिर भी वो समाज के पूर्वाग्रह का शिकार बना। ये बच्चों के लिए सबसे कड़वा सच था, लेकिन इसी सच ने उन्हें यह सिखाया कि जिंदगी हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती और असली हिम्मत यही है कि आप उसके बावजूद न्याय के लिए खड़े रहें। बू रैडली की छांव भी अब एक लेसन बन चुकी थी। स्काउट ने जब उसके दरवाजे पर खड़े होकर मैकोम को उसकी नजरों से देखा, तो उसने जाना कि हर इंसान की अपनी कहानी होती है। जो बाहर से डरावना दिखता है, वो शायद भीतर से सबसे मासूम हो। यही एम्पैथी की शक्ति थी जिसे एटिकस हमेशा समझाना चाहते थे। कहानी का समापन स्काउट की समझदारी के साथ होता है। उसने देखा कि जिम गहरी नींद में है, एटिकस उसकी चौकसी कर रहे हैं। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसके पिता सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे टाउन के लिए एक मॉरल कंपस हैं। उन्होंने भले ही समाज की नफरत और गालियां झेली हों, लेकिन बच्चों की आंखों में वे हमेशा एक नायक रहेंगे। टू किल अ मॉकिंगबर्ड सिर्फ एक कहानी नहीं रही, ये एक ऐसा दर्पण है जिसमें इंसानियत, अन्याय, साहस और मासूमियत सब दिखाई देते हैं। ये किताब ये याद दिलाती है कि मॉकिंगबर्ड को कभी मत मारो, यानी उन मासूम लोगों को मत कुचलो जो सिर्फ अच्छाई बांटते हैं। दोस्तों, ये थी हार्पर ली की अमर रचना टू किल अ मॉकिंगबर्ड, एक ऐसी कहानी जिसने हमें एम्पैथी, साहस और इंसानियत ही असली ताकत है। अगर इस सफर ने आपको छू लिया हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि बू रैडली और एटिकस की सीख में से कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे गहराई तक लगा। शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस टाइमलेस कहानी से सीख सकें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही महान किताबों और कहानियों को लेकर आते रहेंगे जो आपकी सोच को बदल देंगी और जिंदगी को नई दिशा देंगी।